जाने जहां में खुशामदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 52। और जनाब लाहौर आ चुका है आलियान, और वो आज फाइनली आ रहे हैं अमराहा के घर। अब उसने तैयारियां भी करनी है, और वो इतनी क्यूट हरकतें कर रहा है यहाँ पे आकर कि भाई किस तरह से उसे बहुत अच्छा भी लगना है और किस तरह से अमराहा के घर वालों के सामने भी उसे अच्छा ही रहना है। कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। तो आज देखते हैं कि आलियान की न्यू जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। पाक सरजमीन का चांद है, तारीख में रोशन बाब है, करारदाद की यादगार है। लाहौर ये शहर बेमिसाल है। उसने पैरों की ताली ऐसे बजाई जैसे झरोकों में छुपी खड़ी लड़कियों को हंसाना चाहता हो, और वो चक्कों की ओट में खड़ी वाकई हंस भी दी हो। उसने होटल की शॉप से शलवार कमीज सूट खरीद कर पहन लिया था, और फिर उसने मामा मेहर से पूछा, शलवार कमीज मुझ पर सूट तो कर रही है ना? और लेडी मेहर ने उसकी पेशानी चूम कर कहा, अरे ये लिबास तो बना ही तुम्हारे लिए है। लेकिन फिर भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो माँ है ना, वो तो वैसे ही कहेंगी। तो फिर उसने कमरे से होटल के बाहर तक मिलने वाले होटल के स्टाफ से पूछा, और उन्होंने मुस्कुराहटें दबा कर कहा कि हाँ। फिर उसने सोचा कि वो तो होटल का स्टाफ है, अखलाक निभा रहा है। मुझे ना लाहौर वालों से पूछना चाहिए, वो तो सच ही बोलेंगे ना। जैसे उसे तो पता ही नहीं था कि अमराहा भी लाहौर की थी, और वो कितना सच बोलती थी। खैर, तो उसने सड़क पर मिलने वाले 2-4 नहीं बल्कि 8-10 लोगों से ये पूछ लिया, और जवाब में उसे जो मुस्कुराहटें मिली वो उसे बहुत भली लगी। अगर उसे कोई दीवाना शवाना समझ रहा था तो वो तो इसमें भी खुश था। क्यों? क्योंकि शहरे यारा शहरे जाना होता है ना। फिर इम्तियाज यूं मिट जाता है कि हर एक को गले लगाने को दिल चाहता है कि यारो बेलियों, आज से मैं भी लाहौरी हुआ। मुझे मुबारकबाद दे, मैं भी लाहौरी हो गया हूँ। ये पहनावा शलवार कमीज तो अब मेरा भी है। कल्लाह किसी कड़ियल पंजाबी की तरह अब मुझ पर भी जचेगी, और घनी मूंछों को ताव देना भी मैं जान जाऊंगा। आप जो खीर को उंगली से चाटते हैं, तो आज से ये अंदाज मेरा भी है। और अभी तो मैं नया हूं ना, लेकिन जल्द ही पतंग को बो करना सीख जाऊंगा। बो काटा, और मुझे देर नहीं लगेगी नान को निहारी में डबो कर खाने में, और इसका आदी होने में भी कि फेरी वाले कैसे मजे की सदाएं लगाया करते हैं, और ढोल वाले कैसी थाप पर ढोल बजाया करते हैं, और गोलगप्पे वाला कैसे भर कर खट्टे की प्यालियां देता जाता है। और अब आप ही बताएं कि क्या मैं भी ये नहीं कहूंगा कि ओ भाई जी, वीरे, ओ मियाँ साहब, वे तेरा बेड़ा तरे, राह दे सानू जान दे। वो ऐਵੇਂ ही मुस्कुरा कर सबको देखता जाता, और फिर उसने फोन निकाल कर अमराहा को कहा, जिसकी अभी दादा से गुफ्तगू खत्म ही हुई थी, और उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वाकई आलियान लाहौर आ चुका है। अमराहा, लाहौर में ये 11वीं इंसान है जिनसे मैंने बर्फबारी का पूछा है, और उनका कहना है कि इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि हमें कई महीनों तक घरों में बंद रहना पड़ता है। और अमराहा उसकी ये बात सुनकर हंसती थी, और उसने कहा, अच्छा और आलियान कहने लगा, और मैंने एक खातून से पूछा कि अमराहा कहाँ मिलेगी, तो वो तो सहम ही गई और उल्टा मुझसे पूछा कि क्या अमराहा वापस आ गई? अरे इतनी मुश्किलों से तो उसे निकाला था लाहौर से। तुमने वैसे सबको कितना तंग कर रखा था ना यहाँ पे अमराहा। और अमराहा जवाबन कहने लगी कि झूठ, सारा लाहौर तो मुझे जानता ही नहीं है। और जवाबन आलियान कहने लगा, हाँ लेकिन सारा लाहौर अब मुझे जरूर जान जाएगा। और खुशी उसके अंदाज से ऐसे आश्कार हो रही थी जैसे उससे शहर लाहौर की चाबी पेश कर दी गई हो।
और अमराह ने उसकी खुशी महसूस कर ली और कहा, हाँ हाँ जरूर जान जाएगा, तुम इतना चिल्लाकर जो बोल रहे हो। मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं खुश हूँ। मैंने ख्वाबों में लाहौर की सैर की है और इन सड़कों पर तुम्हें ढूंढता रहा हूँ। मुझे ढूंढते ढूंढते खुद ना गुम हो जाना लाहौर में। और ये बताओ कि ये तुम्हारे पीछे शोर बहुत है, कि कहाँ हो तुम? और वो और चिल्ला कर बोला और उसने कहा, हाँ मैं सफर कर रहा हूँ ना। तुम किस तरफ सफर कर रहे हो जो इतना शोर है? अब ड्राइवर तो आगे है ना, मैं कैसे पूछूं कि ये कौन सी सड़क है? ठहरो, मैं इस बच्चे से ही पूछता हूँ। बच्चे से? तुम हर साथ बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे स्कूल के बच्चे हैं ना, मेरे साथ ही बैठे हैं यार। अच्छा तो तुम बस में बैठे हो? नहीं, रिक्शे में। कौन से रिक्शे में? जिसके आगे पीछे 5-6 लोग बैठते हैं। ओ फालियान, तुम चांद गाड़ी में बैठ के? अच्छा इसे चांद गाड़ी कहते हैं? क्यूट। मैं इस चांद गाड़ी को मैनचेस्टर की सड़कों पर दौड़ते हुए देख रहा हूँ। तुम, मैं, वेरा, साई और कॉरल ड्राइवर, एक साथ कितने लोग, और जहां मर्जी ले जाओ। लेकिन तुमने तो कहा था 5-6, इसमें 3 आगे और 3 पीछे बैठते हैं ना, मतलब तुम तो काफी तंग बैठे हुए होगे। अमराह को उसकी तरफ से नई फिक्र लग गई। हम तंग नहीं है, हम 5 लोग ना पीछे आराम से बैठे हुए हैं। 5 लोग? अमराह वाकई चिल्ला उठी थी। हाँ अमराह, सीट पर हम 3 ही हैं और 2 बच्चे मेरे 2 घुटनों पर बैठे हुए। और ये कहते एकदम उसकी आंख से निकली और रिक्शा उछला और उसका सर छत से जा लगा, जो वैसे भी छत से ही लगा हुआ था, और वो झुक कर बैठा हुआ था। तो बच्चे हंसने लगे और मोबाइल उसके हाथ से सड़क पर जा गिरा। बच्चों ने शोर डालकर रिक्शा रुकवाया और भागकर सड़क से उसका फोन उठाकर लाए। उसने ऑन किया तो अमराह की कॉल आ रही थी। यार फोन गिर गया था, वो अपना सर मसल रहा था जो जरा जोर से ही लग गया था। तो तुम तो नहीं गिरे ना? तुम कोई टैक्सी नहीं ले सकते थे क्या? हाँ मैं टैक्सी में ही बैठ रहा था, फिर मुझे ये चांद गाड़ी पसंद आ गई। होटल वालों ने मुझे साइकिल दे दी थी, पर मुझे तो रास्ते ही नहीं आते थे, तो मैंने वापस कर दी। अगर तुम साइकिल के पीछे बैठो और मुझे रास्ते बताती जाओ तो मैं तो लाहौर ही घूम लूँ ना फिर। मुझे खुद को रास्ते नहीं आते, मैं तुम्हें अपने ही शहर में ऐसे गुम कर देती कि कोई हमें फिर ढूंढ न सकता। अच्छा चलो आओ फिर गुम हो जाए अमराह, और हम हमारे अलावा किसी को भी ना मिले। हम तो नहीं, लेकिन अब तुम जरूर गुम हो जाओगे आलियान। नहीं नहीं, मैं नक्शा लेकर निकला हूँ जी। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है कि तुम नक्शा लेकर हर जगह चले जाओगे। तुम गलत हो, मैं अमराह नहीं हूं जो नक्शा हाथ में लेकर भी ना गुम ही होता जाऊं। और उसने कहा लगाया। अच्छा ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? तारीखी शहर की तारीखी मस्जिद की तरफ। और सुनो अमराह, दादा के रवैये से ऐसा लग रहा था कि वो तुमसे मिलने नहीं देंगे मुझे। तुम अपने घर का एड्रेस मुझे दो ना, मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की तक तो आ ही जाऊंगा ना। ये मैनचेस्टर नहीं है स्पाइडरमैन कि तुम इमारतें कूदते और फलांगते हुए यहाँ वहां आते जाते रहो। यहाँ हम इमारतों पर ना खारदार तारें लगवाते हैं और उनमें करंट भी छोड़ देते हैं। अच्छा लेकिन क्यों? ऑफ कोर्स तुम जैसे स्पाइडरमैनों के लिए। क्यों भाई, लाहौर में रोमियो नहीं होते क्या? होते हैं, पर साथ ज्यूलियट के अब्बा जी भी होते हैं। अब्बा जी? तो मुझे अपने पापा से डरा रही हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम डरो या ना डरो, वो तो तुम्हें डरवाएंगे। और मीनारे पाकिस्तान के एक तरफ चांद गाड़ी रुकी तो उसने अपनी तस्वीर ली और अपडेट कर दी, मी इन मून कार। और साथ ही शावेज का फौरी कमेंट आया जिसमें लिखा था उसने, गुड, लेकिन चांद पर जाकर हम पर पत्थर ना फेंकना। जबकि साई ने लिखा कि आते हुए एक लेते आना। और कॉरल का भूखा कमेंट आया जिसमें लिखा था, ये तुम्हारे साथ बैठे बच्चे क्या खा रहे हैं? और उसने कहा कि ये भुने हुए चने खा रहे हैं और एक जुबान खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि लाहौर में कोई कॉरल नहीं है
और आलियान कॉरल जैसा भूखा नहीं है। आलियान ने लिखा और उसके कमेंट को हर उस हॉलमेट ने लाइक किया जो बड़े सानेहात, हाथ से पकाए खानों, पिज्जा और सैंडविचेस और छोटे सानेहात यानी कैंडी, बिस्किट, चॉकलेट की गुमशुदगी से गुजर चुका था। और कॉरल ने कमेंट किया और लिखा यानी लाहौर एक नेमत से महरूम रह गया। और आलियान ने जवाब दिया, नेमत नहीं नहीं नहीं, एक आफत से महफूज हो गया है। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू हो रहा है जहाँ पे आलियान साहब को लाहौर कौन घुमा रहा है? नहीं नहीं नहीं, अमराहा नहीं, बल्कि अमराहा के दी ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी। शाही मस्जिद में नमाज असर के बाद जब वो बाहर निकला और अतराफ में घूमता रहा और फिर कागज की कोन से भुने चने निकाल निकाल के वो खाता भी रहा, और फिर दादा उसे आ मिले और अपने साथ उसे घुमाने ले गए। लेडी मेहर को तो वो घर ही छोड़ आए थे। रात का खाना खिलाने वो उसे फूड स्ट्रीट ले आए थे। दादा ने खीर पहले ही मंगवा कर रख ली थी ताकि अगर उसे ज्यादा मिर्चें लगें तो वो खीर खा ले। हर इत्तेफाक से वो खाने से ज्यादा तो खीर ही खा गया था और उसके कान और नाक सुर्ख हो गई और आंखों में पानी तैरता रहा। और दादा उसे देखकर हंसने लगे और वो खुद भी हंसने लगा। और इसी दौरान अगर कोई कमजोर बीनाई वाला भी उसे देखता ना तो रुककर जरूर कहता, बहुत खुश हो, खुदा तुम्हारी खुशी को नजर बद से बचाए। हो सकता है कि तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हें अच्छे अंदाज से खुशामदीद नहीं कहा गया और अमराहा के खानदान के नाम पर सिर्फ मैं ही तुमसे मिल रहा हूँ। दादा ने आखिरकार उससे पूछ लिया और उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैंने यहाँ आकर अजनबियत तो महसूस ही नहीं की। खुशामदीद कहने का इससे बेहतर अंदाज और क्या होगा। उसे तो वो बच्चे याद आ गए थे जो उसके घुटनों पर बैठे हुए थे और अपने मुंह के साथ साथ उसके मुंह में भी चने डाल रहे थे। जिससे वो जान गए थे कोई पहली बार उनके देश आया है और मेहमान नवाजी में उन्हें भी अपना हिस्सा डालना है। और दादा को आलियान की बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने सोचा कि आगे जो वो कहने जा रहे हैं उसे कहने के लिए उनके पास मुनासिब अल्फाज हैं ना, और क्या वो तुर्श और तल्ख तो नहीं कि सामने मौजूद इंसान की मुस्कुराहट पर भारी पड़े। क्या अब हम कुछ गौर तलब बातें कर लें? वो खाना खा चुका तो दादा ने पूछा और उसने सर हिला दिया। मैंने तुमसे यहाँ आने से पहले कहा था कि अगर तुम सिर्फ एक बार अपने वालिद को अपने साथ ला सको तो मेरे लिए आसानी रहेगी। बेशक फिर तुम उनसे कभी भी ना मिलना, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि क्या तुम ये कह सकते हो कि लेडी मेहर ही तुम्हारी वालिदा है? दादा अच्छी तरह से जानते थे कि वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और वाकई वो एक बहुत बड़ी बात थी। आलियान के चेहरे के रंग तो एकदम से बदले। मामा मेहर मेरी मामा हैं, लेकिन मामा मार्गरेट की मौजूदगी को छुपा देना तो उन पर जुल्म होगा ना। फिर मैं दूसरा इंसान वो होऊंगा जो उनकी तस्लील करेगा। मैं ये नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ, बल्कि आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मामलात कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, आप मामा मार्गरेट का तारुफ मुझसे पहले अमराहा के खानदान से करवाएं। और उसने ठहर ठहर कर तहम्मुल से कहा, और जवाब आया कि तुम यहाँ के मसाइल को नहीं जानते। शायद, लेकिन अपनी खुशी के लिए मैं मामा की इज्जत व तकरीम को कैसे कमतर कर दूं? आलियान अमराहा का बाप नहीं मानेगा। और आलियान खामोश हो गया था। जितना मीठा वो खा चुका था वो सब कड़वा हो गया और अब तो दादा को भी खामोश रह जाना पड़ा। शायद उन्होंने उसका दिल दुखा दिया था। फोन पर उन्होंने उससे कई बातें की थी, लेकिन ये बात वो उसे सामने बैठाकर ही करना चाहते थे। और फिर उन्होंने कहा, शायद तुम ये सोचते हो कि वाजिद एक जाहिल इंसान है, लेकिन वो जाहिल नहीं है। उस जैसे सब बाप जाहिल नहीं है। बहुत से समझदार लोग उसे दकियानूसियत कहते हैं, लेकिन दरअसल ये हमारे हिसाब किताब ही है। सीधे सीधे हिसाब कि खजूर वही है जो खजूर के दरख्त पर लगे और जो झाड़ी पर लगी मिलेगी वो खजूर नहीं होगी। हम बुनियाद को ही देखते हैं आलियान, और सभी देखते हैं।
तुम दुनिया भर की बड़ी दरसगाहों की मिसाल ही ले लो जो सिर्फ काबिल ज़हीन व फतीन तलबा को ही दाखिले देती हैं, जबकि इल्म के दरवाजे सब पर हमा वक्त खुले रहने चाहिए। तो मेयार के पैमाने हर जगह हैं। सिर्फ हम पर ही ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि हम क़दामत पसंद और जाहिल हैं, हम ऐसे नहीं हैं। और रही मेयार की बात, तो हम उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें मुतवाज़िन कर सकते हैं और बदलते वक्त के तकाज़ों को देखते उन्हें लचकदार बना सकते हैं। हमारे यहाँ शादी दो लोगों में नहीं बल्कि दो ख़ानदान करते हैं, और इस शादी को कामयाब भी दोनों ख़ानदान मिलकर ही करते हैं। ठीक है कि कुछ रसूमात और असूल खोखले और बेबुनियाद हो चुके हैं और कुछ सिरे से ही बेकार और फजूल हैं, लेकिन हमारी माशरती परख हमारे बड़ों के तजुर्बात पर तरतीब दी गई है और इन तजुर्बात को झुठलाया नहीं जा सकता। इन तजुर्बात की रोशनी में कुछ फैसले गलत भी हुए होंगे, लेकिन वो सब ठीक कर देने की नीयत से ही किए गए होंगे। तुम दुनिया में घूम फिर कर देख लो, तुम्हें कोई बाप ऐसा नहीं मिलेगा जो औलाद का बुरा चाहे, और कोई भी माँ ऐसी नहीं मिलेगी जिसने अपनी औलाद की खुशियों के लिए कोशिश न की हो। तो बेटा, अमराहा का बाप उसका बुरा नहीं चाहेगा और उसकी माँ उसकी खुशी से हासिद नहीं होगी, लेकिन कुछ खाने तो पुर करने ही होते हैं ना। सदियों के चाक पर ढला ये ढांचा अगर कहीं से बोसीदा और भुरभुरा हो भी रहा है, तो हम पूरे ढांचे को मुनहदम करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मरम्मत तो हम साथ साथ करते जा रहे हैं। और दादा ये सब कहने के बाद उसे देखने लगे, और आलियान को एक बात तो अब समझ में आ गई थी कि उसने किस आसानी से ये कह दिया था कि उसे खिते का सफ़र नहीं करना जहां इंसानों से ज़्यादा रिवायात का एहतराम किया जाता है। उसने अब जाना कि इन रिवायात का एहतराम ही दरअसल उनसे जुड़े इंसानों का एहतराम है। अगर हम बड़ों की इज्जत की रिवायत का एहतराम नहीं करेंगे ना, तो छोटों से इज्जत की वसूली हमें भूलनी ही पड़ेगी, और फिर ऐसे इंसानी मुआशरे का भलना भूलना ऐसा ही हो जाएगा जैसे दरख्त का ज़मीन के बगैर नमू पाना या नमू ही ना पाना। और फिर दादा ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी है कि तुमने अमराहा को उकसाया नहीं। ज़माना जिस तेज़ी से तरक्की कर चुका है, ऐसे वक्त में कोई अनोखी बात ना होती। और उसने जवाबन कहा, मैं कभी ऐसा ना कर पाता, और अगर करता भी तो अमराहा ना मानती। मैं जानता हूँ तुम कल घर आ रहे हो और तुम अभी सिर्फ सबसे मिलोगे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। खैर दादा कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं थे, और साथ ही होता है ये सीन ख़त्म। अगला सीन शुरू होता है जहाँ पे मामा मेहर आ चुकी हैं अमराहा के घर। जी जनाब, पहले तो अमराहा लेटी मेहर के घर होती थी, लेकिन आज वो उसके घर आ चुकी हैं, और वो घर को देखने के बाद कहती हैं, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है अमराहा। हर जवाबन उसने कहा कि शुक्रिया, और उनके सोने से पहले वो उनके पास बैठी भी थी। अम्मा और दादी ने अच्छे मेज़बान होने का सबूत दिया था, और लेटी मेहर और उन दो खवातीन में अच्छी खासी बातें भी हो चुकी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने घर में देखकर। और वो हंसी और कहने लगी, मुझे भी अपने घर में तुम्हें चलते फिरते देखना बहुत अच्छा लगता है। शार्लेट का हमेशा से ये कहना था कि आलियान मेरा लाडला है, और अब उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि खबरदार जो अमराहा को आपने अपनी लाडली बना लिया, और अगर ऐसा हुआ ना तो वो मुझे अपनी कहानियां सुनाना बंद कर देगी। और अमराहा हंसने लगी, अगर ऐसा है तो फिर ये गजब ना कीजिएगा। उसने जब तुम्हें मॉर्गन की शादी में देखा था ना, तो मेरे कान में कहा था, आपकी बहू तो खुद चलकर आपके घर आ गई है। और अमराहा तो हंस दी, लेकिन खौफ से वो ठीक से खुश भी नहीं हो पा रही थी। दानिया भी उनके साथ आकर बैठ गई, तो लेडी मेहर ने उससे कहानी की फरमाइश कर दी, और अमराहा उठकर अपने कमरे में आ गई और दादा का इंतजार करने लगी। दानिया को गॉसिप में खासी दिलचस्पी रहा करती थी। उसी का सहारा लेकर उसने अपनी कॉलेज की लड़कियों की उल्टी सीधी कहानी बनाकर सुनानी शुरू कर दी, और कहानी तो इतनी दिलचस्प साबित हुई कि 10 ही मिनट के अंदर अंदर लेडी मेहर सो गई।
और फिर दानिया ने फख्र से कहा, देखा मेरी कहानी का कमाल? हाँ देखे, बोगस कहानियों पर उन्हें तो ऐसे ही नींद आ जाती है। ओह, तुम जल रही हो। हाँ, तुम्हारी खुशफहमी को जला रही हूँ, अमराह ने दानिया को जवाब दिया। और फिर अगले दिन लंच से पहले आलियान दादा के साथ घर आ गया और काफी देर तक हम्माद, अली, बाबा और दादा के नरगे में बैठा रहा। अम्मा और दादी से भी बातचीत हो गई उसकी। कुछ देर को वो जरा अकेला हुआ तो उसने अपनी एक तस्वीर ली और फखरिया अपडेट कर दी अमराह के घर लंच के लिए। और कॉरल का तो फौरी फोन आ गया और उसने कहा, कंजूस अमराह ने क्या क्या बनाया है तुम्हारे लिए? मैनचेस्टर के भैंस से कॉरल का भेजा प्राइम डिश है इसमें। फिर तो मैनचेस्टर के दूसरे बहन से आलियान के कान सेकंड प्राइम डिश होंगे ना? वो दिल खोल कर हंसा क्योंकि आखिरकार वो अमराह के घर तो आ ही चुका था, लेकिन अमराह उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे कॉरल होता तो उसकी हेल्प तो कर ही देता, लेकिन फिर ड्राइंग रूम से मुल्हिक डाइनिंग एरिया में उसने उसे देख ही लिया। वो मेज पर कोई खाने की डिश रख रही थी और उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि वो तो उसे जानती ही नहीं थी। तुम कौन हो अजनबी? क्या नाम है भला तुम्हारा? परदेसी हो और हमारे देश क्या लेने आए हो? उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था और आलियान तो उसे हैरान ही देखता रह गया और उसने कहा, ये अमराह को क्या हुआ? लंच जो अमराह और दानिया के अलावा सबने साथ बैठकर किया था, उसके बाद दादा ने आलियान को चलने का इशारा किया। यानी ये क्या? आलियान ने मुंह बसोर लिया। उसने तो अमराह का कमरा भी नहीं देखा था और ना ही टेरेस और ना ही खिड़की, ना पूरा घर के लाउंज के किस सोफे पर बैठकर लेट कर टीवी देखी थी और किस पर से सोते में वो लुढ़क कर गिर भी जाती थी और किस दीवार की किस तस्वीर को टांगते स्टूल फिसल गया था और लॉन के किस हिस्से में वो क्रिकेट खेलती रहती थी और उसके घर के आसपास के वो कौन से घर हैं जिनकी डोरबेल बजा बजा कर वो भागती रही है और वो कौन सा घर है जिसकी बेल बजाते उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और घर में वो कौन सी ऊंचाई है जिस पर से वो सुपरमैन बनी कूदने वाली थी और वो कौन सी दीवार है जिस पर उसने स्कूल का होमवर्क लिख दिया था और बदले में उसके कान लंबे और पोनियां ढीली की गई थी। और वो लकड़ी की अलमारी कहाँ है जहाँ वो छुप कर बैठ जाया करती थी कि घर के बाहर एक शेर आ गया है और वो हम सबको खा जाएगा, बड़ा सा मुंह खोल कर बस गड़प ही कर जाएगा हमें। हाँ जी, ये सारी चीजें कहाँ हैं? उसने तो कुछ भी इनमें से नहीं देखा था और ये क्या, चलने का इशारा मिल गया? फिर आलियान को होटल तो वापस ही आना पड़ा और रात को दादा लेडी मेहर को भी होटल छोड़ गए थे। उन्होंने अमराह के रिश्ते की बात कर दी थी और आलियान के लिए अमराह का हाथ मांग लिया था। वाजिद साहब ने दादा के इशारे पर उनसे कहा कि वो सोचकर जवाब देंगे और दादा के अलावा अमराह और अमराह से मुतल्लिक मालूमात सबको बहुत कम थी। वो बहुत ऊपर ऊपर की बातें जानते थे, जैसे उन्हें यह मालूम था कि अमराह की लैंड लेडी एक बेवा खातून है, उन्होंने 10 बच्चे लेकर पाले हैं। उसका उन्हें मालूम नहीं था। उन्हें पहले इस बात पर हैरत थी कि अमराह के आती फौरन वो क्यों आ रही हैं। और फिर दादा ने उस वक्त कह दिया कि मैंने ही बुलाया है, उनका बेटा है और उसके लिए वो अमराह का हाथ मांगना चाहती हैं। अमराह उसी घर में रहती है जिसमें यह लड़का रहता है? वाजिद साहब का पहला सवाल यही था और जवाब आया कि नहीं, लड़का तो हॉस्टल में रहता है। अपने घर के होते हुए हॉस्टल में क्यों रहता है? ये खातून मेहर जिस्मानी नक्स का शिकार हो गई थी। उनके साथ एक हिंदुस्तानी लड़की उनकी देखभाल के लिए रहती है और अमराह ही की तरह चंद दूसरी लड़कियां। तो फिर लड़के का घर में कयाम उन्हें मुनासिब नहीं लगा। और यह आलियान के घर आने से पहले की बातें थी जो दादा ने दादी अम्मा और वाजिद साहब को बताई थी और वो ये चाहते थे कि आलियान से सब मिल ले तो बाकी बातें बाद में ही हों। और सबने आलियान से मिल भी लिया और अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर ये बता भी दिया कि उन्हें आलियान से मिलकर कितना अच्छा लगा है। तो दादा ने बाकी बातें करने का फैसला कर लिया। आप कह रहे थे कि अमराह के कॉन्वोकेशन के लिए आप मैनचेस्टर जाएंगे, तो अब मैं भी आपके साथ चलूंगा और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है।
दादा ने खुद को तैयार किया। वो अपने बेटे से खौफज़दा नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो बातें अब आगे वो करने वाले हैं उन पर भड़कने की बजाय तहम्मुल से तबादला ख्याल किया जाए। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें आलियान पसंद नहीं आया? आया है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहाँ चलेंगे, कुछ देखभाल लेंगे ना। मैंने देखभाल लिया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का निकाह कर दें। मंगनी के हक में मैं नहीं हूँ। दादा ने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी का मुजाहिरा किया और जवाब आया कि आपने कहाँ देखा भाला इसे, आप तो खुद पहली बार मिल रहे हैं ना, और इतनी जल्दी क्या है मंगनी या निकाह की? कुछ ही महीने में हम वहां चलेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, हम मैनचेस्टर चलेंगे, लेकिन तुम सब्र तहम्मुल से मेरी चंद बातें सुन लो। और वाजिद साहब की पेशानी पर पहली बार शिकन नमूदार हुई और उन्होंने पूछा कि कैसी बातें? देखो, आलियान मुसलमान है और बहुत अच्छा लड़का है। वही तो, आपको कैसे पता है बाबा कि वो अच्छा है? वो हंसे। पता चल जाता है। इस दलील को वो किसी भी दलील से पायदार नहीं बता सके थे, लेकिन ऐसे एक बार मिलने से तो नहीं पता चलता। मेरा तजुर्बा इतना हो चुका है कि उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करते उन्होंने उसकी बात काटी और कहा, मेरा तजुर्बा आप जितना नहीं हुआ और मुझे तजुर्बा नहीं तसल्ली करनी। और दादा ने ऐसे गहरा सांस भरा जैसे खुद को तसल्ली देते हों। और फिर उन्होंने कहा, दरअसल खातून मेहर एक बे औलाद बेवा खातून है। उनके शौहर डॉक्टर थे और उन खातून ने बच्चों की परवरिश के एक इदारे से 10 बच्चे लेकर पाले थे। आलियान के वालिद का नाम वलीदुल बशर है और वो इस वक्त नॉर्वे में है। वलीदुल बशर और आलियान की वालिदा के दरमियान अलहदगी हो गई थी। दादा को समझ नहीं आया कि किस बात को पहले करें और किसे बाद में करें, और वह जरा से घबरा गए। तो ये खातून आलियान की खाला हैं या फिर कोई और रिश्तेदार? अब शिकन गहरी होने लगी थी। ये उसकी माँ है, पाला है उसे, और दादा शिकन की गहराई नाप सकते थे। वाजिद साहब बहुत देर तक अपने बाप की शक्ल देखते रहे। उनकी सारी खुशी काफूर हो गई जो आलियान से मिलकर हुई थी। यानी आलियान भी उन्हीं 10 बच्चों में से एक है जिन्हें यतीम खाने से लेकर पाला गया है। उनका अंदाज फट सा गया और गैर मुहस्सिब हो गया। यतीम खाना नहीं, बच्चों की। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते, वाजिद ने उनकी बात काट दी और कहा, एक ही बात हुई ना बाबा, बाप ने क्यों नहीं रखा उसे? वो आलियान से उससे पर आ गए थे फौरन से ही कि अब नाम लेना तक उन्हें गवारा ही नहीं था। और दादा ने जान लिया कि कैसे वो लड़का जिससे वाजिद खुश अखलाकी से बातें कर रहा था अब तलखी और बद अखलाकी से ज़ेरे बहस लाया जाने वाला है। आलियान की वालिदा उसके बचपन में ही फौत हो गई थी। दादा ने तहम्मुल से कहा, हाँ तो मैं तो बाप का पूछ रहा हूं ना बाबा। वो तलखी से तेज आवाज से बोले, बाप एक लापरवाह इंसान है, उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं रही। अच्छा, तो बाकी के रिश्तेदार जैसे नाना नानी खाला मामू सब? बाप की बात को उन्होंने फिलहाल एक तरफ रखा। आलियान की वालिदा अपने वालिदैन की इकलौती ही बेटी थी और उनके वालिदैन उनकी शादी से पहले ही वफात पा गए थे। तो उसकी शादी किसी ने तो की होगी ना वलीदुल बशर के साथ। कोई रिश्तेदार, कोई चचा, कोई मामू, दादा दादी, माँ बाप। मरने से बाकी खानदान तो नहीं मर जाता ना। हमारे और उनके माहौल में फर्क है वाजिद। हाँ, लेकिन रिश्तों में तो कोई फर्क नहीं होता ना बाबा। खूनी रिश्ते तो हर जगह होते हैं ना। और दादा का भला खुश्क हो गया था तो उनका फैसला ठीक था कि इन सब सवालों के लिए उन्होंने आलियान और लेडी मेहर को आगे नहीं किया था। और उनको खामोश ऐसे देखकर वाजिद कहने लगा कि बोले ना, और बाप ने क्यों नहीं रखा उसे? आपने ही मना किया था ना मुझे कि मैं उनसे कुछ ना पूछूं, तो मैं यही समझा कि ये अमराह की लैंड लेडी का बेटा है।
چلے یہاں تک تو میں نے قبول کر لیا، لیکن اب آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو میں نے کہا ہے نا کہ کچھ باپ ہوتے ہیں خدا رسول کو بھولنے والے. اس نے اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ہمیں اس سب سے کیا؟ لڑکا اچھا ہے نا، اس کا مستقبل تو روشن ہے. اور جواب آیا کہ کوئی تو وجہ ہوگی نا جس نے اپنی اولاد، وہ بھی لڑکے کو نہیں اپنایا. بابا آپ کچھ تو چھپا رہے ہیں مجھ سے. میں ایک کاروباری انسان ہوں، مجھے پاگل مت بنائیں. امراہ آپ کی لاڈلی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے اتنی آزادی دے دیں کہ وہ یہ سب کرے. یہ لڑکا اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا، اور یہ آپ کا اور امراہ کا بنایا ہوا کھیل ہے. امراہ اپنی لینڈ لیڈی کو اس کی ماں بنا کر لے آئی، ورنہ تو وہ یتیم خانے میں پلنے والا ہی ہے نا. اس کا تو کوئی آگے ہے اور نہ ہی پیچھے. آزاد معاشرے کی پیداوار کسی کا گناہ. اور اس سے پہلے کوئی مزید کچھ کہتا دادا کا صبر انتہا کو پہنچا، اور انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے. اور دادا نے بڑے غصے سے کہا تھا، اور جواباً وہ بھی چلائے اور انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ کیا چل رہا ہے آپ کے اور امراہ کے درمیان. بابا آپ نے اسے لاٹ میں رکھا ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے فیصلے مجھے ہی کرنے ہیں. آپ نے اسے مانچسٹر بھیج دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ. اور دادا فوراً بولے ہاں تو بعد میں تم ہی نے کہا تھا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے، یاد ہے تمہیں؟ چند ماہ پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ امراہ کے دیے ہوئے پیسوں سے تمہارے کاروبار میں ایسے برکت ہوئی ہے کہ تم نے سارا قرض اتار دیا ہے. ہر اچھے فیصلے کے نتائج کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتے ہیں. جبکہ جواباً واجد اور تلخی سے بولا اور اس نے کہا یعنی آپ نے مجھے اندھا ہی سمجھ لیا، جس کا عطا نہ پتا اسے آپ اور آپ کی لاڈلی گھر ہی لے آئے. اچھی میری بھگت کی ہے آپ دونوں نے. اور دادا کہہ سکے تو بس اتنا کہ آلیان بہت اچھا لڑکا ہے واجد. وہ اچھا ہے تو یہ اچھائی کیا اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے؟ تو کیا سب اچھے لوگوں کی پیشانیوں پر ہی لکھا ہوتا ہے؟ دادا نے اس سے پوچھا. ہاں لکھا ہوتا ہے، خاندان لکھا ہوتا ہے، باپ دادا، شرافت، رکھ رکھاؤ، حسب نسب، یہ ہوتی ہیں پیشانیوں کی لکھائی. ایک عورت کو اٹھا لائے اس کی ماں بنا کر. واہ، ماں بنا کر نہیں، وہ اس کی ماں ہے واجد. لیکن سگی ماں تو نہیں ہے نا پھر بھی. اور باقی کے بچے وہ سب کون ہیں؟ اور یہ کیسا خاندان ہے جہاں سب یتیم خانے سے لے کر پالے گئے ہیں؟ حد ہے آپ کی سوچ کی بھی. نہ کوئی خاندان، نہ خاندان کا سربراہ، نہ آگے نہ پیچھے، ایک عورت اور اس کے 10 بچے. اور دادا نے دلی دکھ سے کہا کہ تم ایک عظیم خاتون کی بے عزتی کر رہے ہو واجد. میں بے عزتی کر رہا ہوں؟ آپ نے میری بے عزتی کی ہے ایسے لوگوں کو گھر بلا کر. کوئی ضرورت نہیں ہے امراہ کو واپس بھیجنے کی. بہت کر لی اس نے پڑھائی، اور میں نے ہی غلط کیا جو اسے آپ کے حوالے کر دیا. اور دادا استحصائیہ ہنسے. میرے حوالے اسے تم نے نہیں کیا تھا، میں نے اسے خود سنبھالا تھا واجد. تمہارے اور تمہارے خاندان کی جاہلانہ سوچ اور حرکتوں سے اسے بچائے رکھا. ارے بڑی بیٹی لگا رکھا ہے تم نے نا. تمہاری بیٹی تب ہوتی جب تم کبھی اس کے دکھ میں شریک ہوئے ہوتے اور کبھی پونچھے اس کے تم نے آنسو. بتاؤ، کبھی پونچھے اس کے آنسو تم نے؟ کبھی تم اس کے دکھ درد میں شریک ہوئے؟ بیٹی لگا رکھا ہے. ہر جواب آیا ہاں تو اسے کھلایا ہے، پلایا ہے، جوان کیا ہے، کیا کم کیا؟ اور دادا نے بھی کہا کھلانا پلانا ہی سب نہیں ہوتا. بڑا احسان جتاتے ہو نا کھلا پلا کر اولاد کو. تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ چھپ کر رونے کے لیے وہ گھر کے کس کونے کی طرف بھاگتی تھی. ہاں کہہ لیں میں ایک برا باپ ہوں. اب چپ کر جائیں آپ اور بس ساری بات ختم. نہیں، کچھ بھی ختم نہیں. میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، اور تم سے تو میں نے رائے لی تھی.
आखिरी फैसला मेरा ही होगा। और दादा ने ऐसी संजीदगी और मजबूती से कहा कि वाजिद साहब रुक कर उन्हें देखने लगे और दोनों दादा के कमरे में बैठे थे, जबकि बाहर सब उनकी आवाजें आसानी से सुन सकते थे। अमराहा दानिया के कमरे में थी और वहां से बासानी सब सुन सकती थी। अगर ऐसा है ना तो आप मुझे सब सच सच बताएं कि क्या है ये सब। दादा ने सोचा कि तो फिर तो उन्हें वही करना पड़ेगा जो उन्होंने पेशबंदी के तौर पर सबसे आखिर में रखा था, और अब सब बता देना ही होगा, क्योंकि ना बताने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वाजिद का रवैया मौजज़ा ही होगा जो बदलेगा। और उन्होंने बता दिया। आलियान की वालिदा एक गैर मुस्लिम औरत थी। उन्होंने एक मुसलमान से शादी की। वलीदुल बशर ने आलियान की वालिदा को धोखा दिया और छोड़कर चला गया और दूसरी शादी कर ली। आलियान की हकीकी माँ और खातून मेहर एक दूसरे को जानती थी। और वाजिद कई लहजे अपने वालिद की तरफ देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं आया कि उन्हें जो अभी अभी बताया गया है वो उनके बाप ने इतनी आसानी से कह भी दिया है। और वो कहने लगे, आप एक गैर मुस्लिम औरत के बेटे के लिए अमराहा के रिश्ते के हक में बहस कर रहे हैं और मुझसे लड़ रहे हैं और इतना कुछ सुना रहे हैं। आपने उन्हें घर ही क्यों आने दिया बाबा? और इस बार तो वो पूरी कुव्वत से धाड़े थे और तजुर्बे की आंख से दादा ये सब पहले ही देख चुके थे। ऐसा ही रवैया और ऐसे ही सवालात और यही रद्द अमल सब ठीक वैसा ही तो हो रहा था। और दादा उठकर खड़े हो गए और कमरे में अम्मा और दादी आई कि बात बढ़ न जाए। और दादा ने तीनों की तरफ देखा और कहा, अमराहा मेरी है और उसके लिए फैसला भी सिर्फ मुझे ही करने का हक है। आलियान एक अच्छा लड़का है, मुझे उसके माजी या खानदान से कोई सरोकार नहीं। मुझे वो पसंद है और मैं अमराहा की शादी उसी से करूंगा। और अब की बार तो वाजिद ना रुके और उन्होंने कहा, आपको लड़का पसंद है या आपकी लाडली उसे पसंद कर लाई है? और वाजिद तेजी से कहते हुए कमरे से निकले और अमराहा की तरफ बढ़े और चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाने लगे कि अमराहा अमराहा। और दादा उनकी तरफ लपके और कहा, वाजिद। लेकिन वाजिद ना रुका और उसने कहा, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था या ये सब करने के लिए? वो दानिया के कमरे में उसके सर पे पहुंच गया और उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। दादा ने लिपक कर उन्हें अमराहा से दूर किया। हम्माद, अली, दानिया सब उसी कमरे में आन मौजूद हुए थे। और दादा उससे कहने लगे कि जाहिलों वाले तरीके ना अपनाओ, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। और उनकी तो आवाज तेज से तेज होती गई और उन्होंने कहा कि आपका तरीका ठीक है क्या बाबा? कौन है ये अमराहा जिसे तुम यहां लाई हो? और दादा ने उनका बाजू पकड़ के कमरे से बाहर घसीटा और बड़े जत्नों से उन्हें वापस अपने कमरे में ले आए, जबकि दूसरी तरफ अमराहा कमरे में रोने लगी। ये उसकी खुशगमानी थी कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ भी ठीक नहीं हुआ था और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। दादा कैसे मनाएंगे अब वाजिद को? और ये सब तो होना ही था। कैसे लगी आज की एपिसोड और आज आपको क्या लगता है कि दादा ठीक हैं या अमराहा के बाबा ठीक हैं? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कौन है ठीक यहाँ पे, अमराहा के बाबा या फिर वाजिद के बाबा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।